एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट बोर्ड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे थे और नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यूनिट सेकंड भी स्टार्ट हो गया था। यूनिट सेकंड में मैंने पढ़ा दिया है असेसमेंट ऑफ प्लानिंग। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्नर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट ऑफ लर्नर, टाइप्स ऑफ लर्नर और मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है ये हम कवर कर लेंगे। फिर इसके कुछ टॉपिक्स बचेंगे जो हम एक और लेक्चर ले लेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्नर। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्नर। क्या होता है असेसमेंट ऑफ लर्नर? असेसमेंट ऑफ लर्नर refers to the systematic process of evaluating a learner's abilities, needs, progress, behavior, skills, attitudes and level of achievement। असेसमेंट ऑफ लर्नर है मतलब कि लर्नर जो भी है एक वो भी जो लर्न कर रहे हैं उसको क्या करना, असेस करना। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इवैल्यूएटिंग लर्नर्स की एबिलिटीज़ को, लर्नर्स की नीड को, या फिर वो भी जो प्रोग्रेस कर रहे हैं बिहेवियर में, या फिर जो भी उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो रही हैं या एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, या जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है, उन सबको असेस करना ही क्या कहलाता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्नर। असेसमेंट ऑफ लर्नर के थ्रू टीचर्स क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट द लर्नर नो, मतलब लर्नर क्या जानता है और क्या जानना चाहता है, और उसे हम कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ पे उसे नीड है इम्प्रूवमेंट की। इन नर्सिंग एजुकेशन assessment of learner is essential because students must develop knowledge, clinical skills, communication skills, critical thinking and professional behavior। नर्सिंग एजुकेशन में क्या रोल है मतलब असेसमेंट ऑफ लर्नर्स का? बिकॉज क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं नर्सिंग में, डेवलप करते हैं नॉलेज को, क्लिनिकल स्किल को, कम्युनिकेशन स्किल को, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोफेशनल बिहेवियर को। फिर है हमारा थ्रू कंटिन्यूस असेसमेंट टीचर कैन मॉडिफाई टीचिंग स्ट्रैटेजीज, प्रोवाइड फीडबैक एंड प्रमोट इफेक्टिव लर्निंग। कंटिन्यूअस असेसमेंट करने की वजह से लर्नर्स का टीचर्स क्या कर सकते हैं, अपने जो भी उनका टीचिंग का मेथड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एक अच्छा इफेक्टिव आउटकम नहीं आ रहा है लर्निंग का, और टीचर लर्नर से फीडबैक ले सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं उनके इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस को। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ लर्नर। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लर्नर। मीनिंग ऑफ लर्नर क्या है? एक मिनट। मोटिवेशन इज द, सॉरी यहाँ पे मोटिवेशन की डेफिनेशन दे रखी है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दैट स्टिमुलेट्स अ लर्नर टू लर्न, परफॉर्म एंड अचीव गोल्स। मतलब मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो स्टिमुलेट करता है लर्नर को लर्न करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। इट इज़ इसेंशियल फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, परसिस्टेंट एंड सक्सेस इन लर्निंग। ये बहुत ही इसेंशियल होता है लर्नर्स को लर्न करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये जो डेफिनेशन दे रखी है ना, ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर। तो टाइप्स ऑफ लर्नर में हम देखते हैं लर्नर्स डिफर बेस्ड ऑन लर्निंग प्रेफरेंसेस, एबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स जो हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो डिवाइडेशन है वो है हमारा बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल। तो इसमें एक वार्क मॉडल है जिसमें वार्क में वी से क्या है, विजुअल लर्नर, जो प्रेफर करते हैं डायग्राम, चार्ट पेपर या पिक्चर या वीडियोज़। फिर हमारा दूसरा ऑडिटरी लर्नर जो कि लर्न करते हैं किससे, लिसनिंग, डिस्कशन और लेक्चर्स। फिर थर्ड है हमारा रीडिंग राइटिंग लर्नर्स जो प्रिफर करते हैं नोट्स को पढ़ना, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना और हैंडआउट्स को पढ़ना। फिर नेक्स्ट है हमारा के से काइनेस्थेटिक लर्नर्स, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिसिंग, परफॉर्मिंग और क्लिनिकल प्रोसीजर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि वो क्या करते हैं प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे या भी जो उन्होंने थ्योरी पढ़ी है बुक से उसे क्या करेंगे क्लिनिकल एरिया में अप्लाई करेंगे पेशेंट्स के ऊपर। तो ये होता है हमारा काइनेस्थेटिक लर्नर्स। अगर बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ लर्नर्स वो है हमारे 4, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और काइनेस्थेटिक। अगर हम देखते हैं बेस्ड ऑन कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल मतलब हर एक लर्नर की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर एक कॉग्निटिव कैपेबिलिटी होती है, उसकी बेसिस पे है।
स्लो लर्नर और एवरेज लर्नर नीड मोर टाइम एंड गाइडेंस। कुछ लर्नर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है समझने के लिए। फिर एवरेज लर्नर फॉलो क्लास पेस नॉर्मली, जो नॉर्मली क्या है चीज़ों को जल्दी जितना टाइम चाहिए उन्हें समझने के लिए वो समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन के बेसिस पे भी हमारे लर्नर्स के टाइप है, जिसमें पहला है हमारा इंट्रिंसिक लर्नर, जो लर्न फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, जो लर्न करते हैं जिनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। क्योंकि कुछ बच्चों में क्या होता है, उनको पर्सनली वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा उसमें नॉलेज को गेन करते हैं। फिर एक्सट्रिंसिक लर्नर्स लर्न फॉर रिवॉर्ड्स, मार्क्स और अप्रूवल। एक्सट्रिंसिक लर्नर्स जो मतलब कुछ लर्नर्स होते हैं जो इसलिए लर्न करते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, जैसे कि कॉलेज में टॉप करने से उन्हें कोई भी रिवॉर्ड दिया जाए, कोई ट्रॉफी दी जाए, तो ये एक उनके अंदर क्या होता है, मोटिवेशन डेवलप होता है लर्न करने के लिए। फिर एक आता है हमारा बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन स्टाइल। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा पार्टिसिपेशन स्टाइल, मतलब कि लर्नर जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्टिव लर्नर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एक्टिविटीज़, ये पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में और एक्टिविटीज़ में। फिर नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, मतलब सिर्फ ये ऑब्जर्व करेंगे और थिंक करेंगे और एनालाइज करेंगे इंटरनली, ये प्रोसीजर्स को परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कोलैबोरेटिव लर्नर्स प्रेफर टीम लर्निंग को, मतलब ग्रुप स्टडी जिसे बोलते हैं उसको प्रेफर करते हैं। फिर इंडिपेंडेंट लर्नर प्रीफर सेल्फ स्टडी एंड इंडिविजुअल वर्क। इंडिपेंडेंट लर्नर्स क्या करते हैं, प्रेफर करेंगे सेल्फ स्टडी और खुद ही मतलब सिंगल वन पढ़ाई करते हैं वो। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे मतलब कुछ फैक्टर्स हैं क्या करते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, तो वही यहाँ पे एक टॉपिक हुआ है हमारे सिलेबस में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग। These are factors that influence how effectively our learner learns। तो सबसे पहले क्या हमारे फैक्टर्स हैं, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनसे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं लर्निंग को। तो जिसमें पहला है हमारा इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस मतलब उनका जो कॉग्निटिव थिंकिंग पावर है, और नेक्स्ट है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी और टैलेंट इंडिविजुअल के अंदर। तो ये हमारा डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स और ये जो इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड होता है ना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर हमारा मोटिवेशन लेवल की जो लर्नर्स हैं उनमें कैसा मोटिवेशन है, वो हाईली मोटिवेटेड है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट और प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है यहाँ पे कि लर्नर्स जो है जो भी वो लर्न करने जा रहे हैं, चाहे वो थ्योरी हो या प्रोसीजर हो, उसको वो इमोशनली कैसे लेते हैं, कि मतलब वो इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हैं या बिल्कुल स्ट्रेस के साथ कि बोझ की तरह, हाँ बस सीखना है मुझे और टाइम निकालना है यहाँ पे। फिर आता है हमारा फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। लर्नर्स का जो अगर फिज़िकली वो अच्छे से मतलब हैं, कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है और वो मेंटली भी बिल्कुल फिट है, तो वो अच्छे से लर्न करेगा। फिर है हमारा प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्रीवियस और नॉलेज और एक्सपीरियंस भी बहुत अफेक्ट करता है लर्नर्स को कुछ लर्न करने में। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग। जो लर्नर्स हैं उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उनका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस। फिर आता है हमारा टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा आएगा टीचिंग स्टाइल और मेथड, कि हमें टीचर कैसे पढ़ाता है और उसका क्या मेथड है हमें पढ़ाने का। फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, अगर एक टीचर अच्छे से कम्युनिकेट करता है क्लास में और इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट से, तो उन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इन्हेंस होती है। फिर टीचर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, टीचर का एटीट्यूड और बिहेवियर भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को। फिर नेक्स्ट है हमारा फीडबैक एंड सपोर्ट। फीडबैक मतलब टीचर जो है एट द एंड ऑफ क्लास क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं ना क्लास को, कि जो बच्चे हैं इन्होंने क्या लर्न किया आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएगा हमारा क्लासरूम क्लाइमेट। क्लासरूम क्लाइमेट का मतलब कि क्लासरूम का जो माहौल है वो कैसा है। फिर हमारा आता है लर्निंग रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो हमारे लर्निंग के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन
कुछ बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑनलाइन पढ़ने से, पीपीटी में पढ़ने से या प्रोजेक्टर से पढ़ने में, अगर उनके पास वो रिसोर्सेस ही नहीं है तो अच्छा लर्न नहीं कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नॉइज़, लाइटिंग और वेंटिलेशन। ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है लर्निंग को। फिर नेक्स्ट है हमारा पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल इन्वायरमेंट। पीयर इन्फ्लुएंस मतलब जो लर्नर्स हैं, जो भी क्लास है उसके बीच में जो उनका पीयर ग्रुप है और उनके आसपास के जो भी बच्चे हैं वो कैसा इन्वायरमेंट बनाते हैं, वो भी मतलब इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में या नहीं। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल फैक्टर। इंस्ट्रक्शन फैक्टर में क्या क्या आएगा हमारा, करिकुलम कंटेंट, कंटेंट कैसा है करिकुलम का। फिर आएगा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कैसे, मतलब अगर ABEDs हैं या PPT है, ऐसा तो नहीं है PPT बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेंदी है। फिर नेक्स्ट हमारा असेसमेंट मेथड्स, मेथड्स कैसे हैं टीचर के असेसमेंट करने के। फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचर्स कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं टीचिंग मेथड में। These determinants directly influence learning outcomes, speed of learning, retention and skill performance। अभी तक मैंने जितने भी ये फैक्टर्स बताए हैं, फर्स्ट मैंने बताया लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स और इंस्ट्रक्शनल रिलेटेड फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग आउटकम्स को। फिर हमारा एक टॉपिक है टुडेज जनरेशन ऑफ लर्नर्स एंड देयर स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब आज की जो जनरेशन के जो लर्नर्स हैं उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे क्वालिटी है, तो उनके अंदर क्या स्किल्स और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे, टुडेज लर्नर आर ऑफ्टन रिफर टू एज जेन जेड लर्नर्स। आज के जो लर्नर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम जेन जेड लर्नर्स बोलते हैं। और डिजिटल नेटिव लर्नर्स बोलते हैं कि वो डिजिटली ज़्यादा चीज़ों को जल्दी ग्रैप्स करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आज के लर्नर के, टुडेज लर्नर के। सबसे पहला तो है हमारा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, वो प्रीफर करते हैं डिजिटल टूल्स को, वीडियोस को और सिमुलेशंस को। फिर फास्ट लर्नर, फास्ट लर्नर मतलब एक्सेप्ट क्विक इन्फॉर्मेशन एंड इंस्टेंट रिजल्ट। उन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को जानना होता है और फिर उसका रिजल्ट भी देखना होता है। फिर शॉर्ट अटेंशन स्पैम, नीड इंटरएक्टिव एंड इंगेजिंग चीटिंग। इसमें क्या ज़रूरत होती है कि मतलब जो टीचर स्टूडेंट है एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और जो भी क्वेरीज आ रही हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं मिलके, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर में, आज के स्टूडेंट्स में क्या होगा, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप होगी और क्रिटिकल थिंकिंग की। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टीटास्कर, वो मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब प्रेफर ग्रुप वर्क एंड पीयर इंटरैक्शंस। प्रेफर ग्रुप वर्क एंड पीयर इंटरैक्शंस का मतलब है जैसे कि अगर कोई भी टॉपिक है ना, तो अगर वो 4-5 लोगों के बीच में डिस्कस करके और उसके क्वेरीज को सॉल्व करके अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो लर्नर्स हैं, जो ग्रुप में 4-5 लोग हैं, वो जल्दी भूलते नहीं हैं उस टॉपिक के बारे में। तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। फिर इंडिपेंडेंट लाइक सेल्फ पेड्स एंड ऑनलाइन लर्निंग, मतलब खुद ही सेल्फ स्टडी करना। फिर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, सीक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव इन नेचर। मतलब क्या है, आजकल के लर्नर्स कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नेचर और क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं अपनी। फिर इम्पॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड, टुडेज लर्नर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। फर्स्टली डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी मतलब जो भी वो लर्न कर रहे हैं वो डिजिटल या ऑनलाइन के थ्रू लर्न करते हैं। उन्हें आना चाहिए कि हम डिजिटली कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर टीचर नहीं भी पढ़ाए तो हम कैसे और ज़्यादा अच्छे अपने अंदर नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं थ्रू डिजिटलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए लर्नर्स के अंदर, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है मतलब कि लर्नर्स को जो भी इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ना पढ़ाई के लिए वो उसमें अडेप्ट हो जाएं और फ्लेक्सिबल रहे। कहीं पे टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई टीचर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, तो लर्नर्स की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर फर्म जो टीचर है, जो स्ट्रिक्ट टीचर है, अगर उसकी क्लास में भी लर्न कर रहे हैं तो भी अच्छा लर्न करें, और जो बहुत ही फ्रैंक टीचर है उनकी क्लास में भी अगर वो ले रहे हैं उनकी क्लास, तो वहाँ भी वो अच्छा लर्न करें। फिर क्लिनिकल रीजनिंग स्किल्स इन नर्सिंग,
मतलब उन्हें क्या है, क्लिनिकली कॉम्पिटेंस होना चाहिए। फिर है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। ये एक अलग टॉपिक है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है लर्नर का, तो इसको हम देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर इमोशनल। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज करती है या फिर अंडरस्टैंडिंग करती है अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को भी रिलेटेड टू द लर्निंग प्रोसेस। तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे पहला है इसका सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का है यहाँ पे कंपोनेंट में नोइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इमोशन, मतलब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं कितने ड्यूरेशन में कितना लर्न कर सकता हूँ, मैं एक दिन में कितने टॉपिक को कवर कर सकता हूँ। सेकंड, वीकनेस, अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, क्लिनिकल में वीक हूँ या थ्योरी में वीक हूँ या कम्युनिकेशन स्किल में वीक हूँ मैं। ये सेल्फ अवेयरनेस है जो एक लर्नर को पता होना चाहिए। फिर सेल्फ रेगुलेशन, कंट्रोल ओवर रिएक्शन एंड इम्पल्सेस। सेल्फ रेगुलेशन मतलब कि जो भी लर्नर है उसके सामने बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आती हैं, तो लर्नर को कैसे उसमें बिहेव करना है, कैसे अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है या फिर कैसे स्ट्रेस को कोपिंग करना है, कोपिंग मैकेनिज्म कौन सा यूज़ करना है, तो ये सब आता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन में। फिर मोटिवेशन, इंटरनल ड्राइव टू अचीव गोल्स। मोटिवेशन का मतलब कि लर्नर के अंदर एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। फिर एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, कि जो भी टीचर है या जो हमारे पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी क्या फीलिंग है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोशल स्किल, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये सब हमारा सोशल स्किल्स है जिसमें कम्युनिकेशन आएगा, कोऑपरेशन आएगा। एक कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे मेंबर्स के बीच में आता है, तो उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। तो ये जो हम करते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या स्ट्रेस से कोपिंग करते हैं या फिर अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं या दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये सब हमारा किस में आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ईआई। ईआई का फुल फॉर्म है यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है इन नर्सिंग में। सबसे पहला, ये हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग्स, और इम्प्रूव करता है ये कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। फिर इन्हेंस करेगा ये हमारे टीम वर्क को और कोलैबोरेशन प्रोसेस को। फिर नेक्स्ट, फैसिलिटेट कंपैशनेट केयर। ये फैसिलिटेट करता है कंपैशनेट केयर। अगर आपको स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर रहा आ रहा है और आप किसी भी ग्रुप में हो, तो उस ग्रुप में जो भी कम्युनिकेशन है वो आपका अच्छा है और आपको टीम वर्क आपके अंदर डेवलप है, आप लीडरशिप कर सकते हो, तो फिर आप जो भी पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करोगे वो कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होगी। फिर रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस लर्नर जो होता है उसके अंदर एंजाइटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। फिर आता है हमारा मोटिवेशन टॉपिक। तो मोटिवेशन की जो डेफिनेशन थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन फिर से देख लेते हैं। मोटिवेशन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स that stimulates a learner to learn, perform and achieve goals. मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो कि एक लर्नर को स्टिमुलेट करता है लर्न करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए और गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये बहुत ही इसेंशियल होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, परसिस्टेंस एंड सक्सेस इन लर्निंग। फिर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखते हैं, तो इंट्रिंसिक है और दूसरा एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब जो कम फ्रॉम्स विदिन, जो अंदर से आती है। फर्स्ट, क्यूरियोसिटी, लर्नर्स के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने के लिए और सीखने के लिए। एक्सट्रिंसिक कम्स फ्रॉम आउटसाइड, ग्रेड्स, रिवॉर्ड्स, टीचर्स और प्रेज। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसलिए पढ़ाई कर रहे होते हैं या उस चीज़ को इसलिए लर्न कर रहे होते हैं कि उनको कोई जो है, जब वो अच्छा करेंगे तो उन्हें कोई प्रेज करेगा, कोई रिवॉर्ड देगा। तो ये सब होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को। सबसे पहले क्लियर गोल एंड एक्सपेक्टेशन,
क्लियर गोल और एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अगर आपके क्लियर गोल और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे और कंसिस्टेंटली इन मैनर करोगे। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अगर आप कुछ अच्छा लर्न करते हो, कुछ अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो आप क्या करोगे और उस चीज़ को अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो आपके अंदर क्या, एक लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, वो डाउन जाने लगता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंस ऑफ कंटेंट, मतलब आपको जो भी नॉलेज डिलीवर की जा रही है टीचर के द्वारा, वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल रिलेटिव होनी चाहिए, मतलब नेसेसरी होनी चाहिए, कंटेंट रिलेटेड होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है सपोर्टिव टीचर बिहेवियर। टीचर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव नेचर का होना चाहिए। सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, मतलब कि सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस की मतलब अगर लर्नर ने कुछ लर्न किया है और फिर उसे परफॉर्म किया या पे कहीं पे किसी को बताया, तो उसकी वजह से उसको क्या मिला, एक मोटिवेशन मिला, या फिर एक प्रेज, किसी ने उसे अच्छा बताया, मतलब उसकी शाबाशी करी, तो ये क्या है, सक्सेसफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या एक मोटिवेशन डेवलप होगा कि अगर मैं अच्छी नॉलेज गेन करूँगा, फिर वो कहीं पे परफॉर्म करूँगा या किसी को बताऊँगा या किसी को एजुकेट करूँगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, अच्छा होगा। फीडबैक एंड इनकरेजमेंट, ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन को। फिर रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, मोटिवेशन का क्या रोल है लर्निंग में। सबसे पहले तो इंक्रीजेस लर्नर इंगेजमेंट, ये क्या करता है, लर्नर को इंगेज करता है, मतलब कि उसमें मिलाता है लर्न करने के लिए कुछ, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है। फिर इन्हेंस अटेंशन एंड पार्टिसिपेशन, ये इन्हेंस करता है लर्नर्स के अटेंशन को और पार्टिसिपेशन को, और ये इन्हेंस करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर्स। इम्प्रूव्स रिटेंशन एंड स्किल परफॉर्मेंस, ये इम्प्रूव करता है स्किल परफॉर्मेंस को। प्रमोट करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो लर्नर्स खुद लर्न करते हैं इंडिपेंडेंटली। लीड्स टू बेटर एकेडमिक एंड क्लिनिकल आउटकम्स, ये लीड करता है एक बेटर एकेडमिक, मतलब वो एकेडमिक में अच्छा होगा और उसका जो क्लिनिकल आउटकम होगा वो भी अच्छा आएगा। तो ये सारे रोल्स हैं मोटिवेशन के लर्निंग प्रोसेस में। सो थैंक यू, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज मैंने असेसमेंट ऑफ लर्नर पढ़ाया, टाइप्स ऑफ लर्नर पढ़ाया, टाइप्स ऑफ लर्नर के बारे में एक और टॉपिक था टुडेज जनरेशन लर्नर्स वाला, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला लर्नर। तो ये सब जो है ये 5 नंबर में इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अनदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं दूसरे लेक्चर में कवर कर लूँगी, जिसकी वजह से यूनिट 2 भी कंप्लीट हो।